नमस्कार मेरे भाइयों। चलो जी फटाफट आ जाओ। और बहुत दिन तक मस्ती कर ली आपने। उम्मीद करता हूं ये दिवाली आपकी बड़ी शानदार रही होगी, बड़ी मौज मस्ती की होगी आपने। बेटा कपिल पीडीएफ A to Z सारी ही डल चुकी है। आओ मेरे भाइयों, बहुत दिनों बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। आई थिंक लास्ट क्लास कब मंडे हुई थी? मंडे मंडे कह रहे हैं, शायद लास्ट क्लास आपकी हुई थी या मंडे की भी शायद, पता नहीं ऑफ था क्या था, मंडे शायद हुई थी, है ना। और काज हो गया भैया, पूरा मंडे ही आ गया। ठीक है, बीच बीच में छोटा ब्रेक होना चाहिए, लेकिन ये आपके लिए ब्रेक था, मेरे लिए ब्रेक नहीं था, क्योंकि फुल एंजॉय किया। बढ़िया है, अभी उम्र है छोटे तुम्हारी। मैंने बुक पे काम किया बेटा, उसी में लगे पड़े थे हम लोग, और काफी हद तक जो है ना बुक पहुंच चुकी है अंत तक। दो बच्चा लिखता है बिल्कुल मजा नहीं आया है। चलो भैया, आलस आ रहा है, इसके बाद थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं। और हमने जो है ना एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करनी थी, वो देखते हैं। अरे आप ग्रामर की बुक दूर नहीं बेटा, अब तो बिल्कुल अंत पे है वो, बिल्कुल अंत पे। तो बुक बन गई है मानो बस। दाप के बगैर दिन भी कभी कैसा लगता है। अब क्लास का नशा हो गया है ना। चलो आओ सारे, फिर चालू करते हैं मेरे भाई एडजेक्टिव की प्रैक्टिस। आज आज चलिए फाइनली हम लाइव हैं, और नमस्कार आप सभी को मेरे भाई। चलिए मेहनत करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इस सेशन में है आपका स्वागत, और इसमें हम करने वाले हैं आपके एडजेक्टिव टॉपिक को प्रैक्टिस। मेरे भाई जो एडजेक्टिव टॉपिक है उसमें कहीं ना कहीं झलक आप डेटरमिनर्स टॉपिक की भी पाएंगे। यूं तो हम डेटरमिनर्स अलग से प्रैक्टिस करते हैं, अलग से समझते हैं, लेकिन एडजेक्टिव टॉपिक में भी आपको डेटरमिनर्स की झलक दिखाई देगी। सो मैं आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता है इस बहुत ही शानदार और जानदार प्रैक्टिस में। बहुत शानदार तरीके से हम इस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, और इस टॉपिक की प्रैक्टिस में क्या क्या खास बात है, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस पर सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सर समय बचाइए और कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। एडजेक्टिव जो टॉपिक है ना पाजी, ठीक है, एडजेक्टिव जो टॉपिक है इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले तो कुछ सिलेक्शन भरे चेहरे देखेंगे, और इस बार परमपिता परमात्मा आपका सिलेक्शन देगा हमें। ठीक है, देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इस टॉपिक के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है मेरे भाई वो हम करेंगे लास्ट में। पहले प्रीवियस ईयर देख रहे हो आप, इसमें देखना जितने भी आज 2000 ठीक है 24 तक हम कहेंगे, बेसिकली 23 एंड तक, क्योंकि 24 की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एडजेक्टिव की। जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडजेक्टिव टॉपिक से एग्जाम में आए हैं हम वो भी करेंगे, बट उससे पहले कुछ क्लास के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर हम ये प्रीवियस ईयर भी करेंगे, तब जाके हम ये प्रैक्टिस ठीक है कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन ठीक है हो सकता है 2 हिस्सों में बटे, या हो सकता है एक ही सेशन आज का थोड़ा सा बड़ा भी हमारा क्लास रहे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि खाली 1 घंटे का ये सेशन रहेगा, ज्यादा बड़ा भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। सो देखते हैं कब तक इसकी प्रैक्टिस कहां तक पहुंचती है। तो पहले क्लास प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे करेंगे। ठीक है, सारे के सारे आए हुए इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तब जाके कहेंगे शानदार तरीके से कि ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो ले मां सरस्वती का नाम। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, एक एक क्वेश्चन का मेरे साथ साथ आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। कहते ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर।
मेरे भाइयों आप सबको पता है अगर सर्टेन आ रहा है तो सर्टेन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर नहीं, क्या होता है, प्लूरल। तो यहां पर बॉय की बजाय क्या होना था, बॉयज। या मेरे पास एक और ऑप्शन हो सकता है, मैं वहां असर्टेन कर लूं। तो सर्टेन के बाद आने वाला अपने आप में नाउन क्या होता है, प्लूरल, और असर्टेन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, सिंगुलर। तो मेरे पास यहां दो ऑप्शन थे, या तो मैं ये करता या मेरे भाई मैं एक काम करता, सर्टेन से पहले आर्टिकल ए लगा देता। कुछ भी करूं तो आंसर मेरा बी ही रहेगा, वो चेंज होने की तो खासियत ही नहीं, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है, ध्यान रखना जो भी चीजें बताता जा रहा हूं, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी जो है वो एडजेक्टिव टॉपिक मेरे भाई रिवाइज कर लिया है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, उससे मुताबिक आके चल रहे हैं, हम नए बच्चे को लेकर नहीं चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स हैं, 2, ठीक है। बट ईच एंड एवरी, अगर मेरे भाई ईच एंड एवरी लिखा है, देखो ईच एंड एवरी आने में कोई हर्ज नहीं, हमें पता है ईच का मीनिंग क्या होता है, एवरी का क्या होता है। ईच का मीनिंग होता है मेरे भाई दो या ज्यादा में से हर एक, दो या ज्यादा में से हर एक, 1 बाई 1 आप बात करेंगे तो ये कहां से चालू होगा, 2 से। लेकिन एवरी कहां से चालू होता है, 3 से। तो एवरी का जो मीनिंग होता है वो होता है 3 या ज्यादा में से हर एक। लेकिन यहां पर हमने मेंशन ही कर दिया कितने सोल्जर हैं, केवल 2 सोल्जर्स हैं। और अगर 2 से स्टार्टिंग करनी है तो खाली क्या आ सकता है, ईच, उसके साथ क्या नहीं लगाया जा सकता, एंड एवरी नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे भाई मुझे यहां से एवरी को हटाना होगा, एवरी हटेगा तो एंड का भी कोई मुद्दा नहीं, तो यहां पर ये दोनों कटेंगे और ये सिर्फ रहेगा देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू, और आगे बात बढ़ेगी। बातचीत समझ में आती। तो हमारे पास ये भी एरर अपने आप में बी भी हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ 2। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुक करते हैं। थर्ड में कहता है भाई द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ऑन। जरा बात को ध्यान से सुनेगा, कहता है 10 कैप्टन्स है, हैड ईच एन अचीवमेंट। अब जिक्र हो रहा है ईच का, अगर जिक्र ईच का हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है हम यहां पर हिज ही यूज करेंगे, 1 बाई 1 पोजेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर सिंगुलर पोजेशन ही सही होगी। अगर ये कह दे बाबू यहां पर पेपर में दे दे देयर, इसका मतलब प्लूरल फैक्टर अगर वो देता है, प्लूरल पोजेसिव अगर वो वर्ड यूज कर रहा है वहां पर, तो गलत होगा। पोजेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंगुलर ही रखना होगा। इसका मतलब ये हिज गलत हुआ या सही हुआ, ये बाबू सही हुआ, तो आने वाला जो सेंटेंस है वो अपने आप में नो एरर हुआ, आप उसमें गलती नहीं निकालेंगे, क्योंकि ईच का प्रयोग जब भी होगा तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कहते हैं, जो कि एज अ प्रोनाउन या एज अ डिटरमिनर यूज किया जा सकता है। उस हिसाब से आप उसे चीज को लेकर चलेंगे। दूसरी बात, हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं सर 10 है तो 10 के लिए ईच क्यों, मतलब वहां पर एवरी क्यों नहीं लगाया। भैया अलग ही मामले में देखो बेटा, यहां पर एवरी नहीं आना, क्योंकि एवरी सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर होता है, तो एवरी के बाद 100% आपको कोई ना कोई नाउन दिखाई देगा, आप खाली एवरी क्यों यूज करेंगे। दूसरी बात मेरे भाई, ईच जो होता है वो 2 या ज्यादा में से हर एक होता है, और 10 2 या ज्यादा में इंक्लूड किया जाता है, तो ईच ने क्या गुस्ताखी कर दी आके, बात से समझ में, क्या गुस्ताखी कर दी। तो ये भी हम कई बार खामखा ये सोच बैठते हैं कि 10 के लिए ईच आ जाएगा सर, अरे पगलू, 2 या ज्यादा के लिए, अगर मैं कह रहा हूं 2 और मोर के लिए अगर ईच आ रहा है तो और मोर में क्या 10 नहीं आता, समझ में आई बात। फिर चल आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इजी था क्वेश्चन, दीज शॉर्ट ऑफ मैन। अब ध्यान से सुनिएगा, दीज शॉर्ट अगर मैं ये देखूं तो ये सिंगुलर हुआ, शॉर्ट हो, काइंड हो, टाइप हो, सही है। तो अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं दीज को, तो ये प्लूरल हुआ। अगर ये प्लूरल डिटरमिनर है तो आने वाला नाउन भी प्लूरल होना था, तो मेरे भाइयों ये शॉर्ट की बजाय क्या होना था, शॉर्ट्स। तो आपको सिंगुलर की बजाय प्लूरल यूज करना था, ये चीजें बिल्कुल इजी हुई। आगे बढ़ते हैं भैया जी, आगे की जरा कहानी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स। मैंने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, आ सर्टेन के बाद आने वाला जो नाउन है वो अपने आप में सिंगुलर रहेगा, तो आ सर्टेन प्रॉब्लम्स की बजाय यहां पर आ सर्टेन प्रॉब्लम होना था, प्रॉब्लम्स आप काट देंगे। बातचीत समझ में, ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मैं कह रहा था असर्टेन के बाद आने वाला जो नाउन होगा मेरे भाई वो प्लूरल नहीं क्या होगा, सिंगुलर। तो यहां पर भी दो चॉइस है आपके पास, या तो ये ए हटा दो या यहां पर ऐसा का ऐसा रहने दो, ये आपके पास दो चॉइस है। तो जैसा आप चाहें तो यहां पर ए हटा के सर्टेन प्रॉब्लम्स कर लें, या इसको लगा रहने दे, प्रॉब्लम्स की जगह प्रॉब्लम कर लें। बातचीत ये अब बोलोगे सर प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, अगर हम माने बेसिकली सपोज करो क्यों ना एग्जाम में सर अगर ऐसा दे दे एग्जामिनर, यहां से दे दे ए पार्ट और बी पार्ट, तो मैं ए में गलती मानू बी में। पता है क्यों? क्योंकि क्या असर्टेन नहीं हो सकता? हो सकता है। असर्टेन के बाद कैसा नाउन आना चाहिए? सिंगुलर। तो ये आप इसे प्रायोरिटी देंगे, एरर यहां पर मानेंगे। अगर एग्जाम में इसे यू ले जाए और इसे भी एक ऑप्शन बना दे मेरे भाई, और इसे भी एक ऑप्शन बना दे, बोले ए पार्ट में एरर या बी में, तो ये पागलपन मत करना प्रॉब्लम सर्टेन आना था, नहीं। जो सेंटेंस की शुरुआत है वो एकदम करेक्ट है, उसके साथ आने वाले नाउन में ही आप गलती मानेंगे, पहले डेटरमिनर को छेड़छाड़ में ना तब्दीली। सही है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स। मेरे भाई मच और मैनी, देखो दोनों को समझोगे तो मच एक ऐसा डिटरमिनर हुआ जो अपने बाद कैसा नाउन लेगा? अनकाउंटेबल नाउन लेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो यहां पर मच या मैनी प्रॉब्लम्स होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहां पर दिन दहाड़े मैनी प्रॉब्लम्स होना चाहिए, मैनी प्रॉब्लम्स होना चाहिए। सो इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, ईमानदारी का रास्ता उसने नहीं छोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की जानकारी लेते हैं। कहता है कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क। अब बात को समझिएगा, यहां पर एंड कॉन्सेप्ट को समझो जरा। अगर हम एंड देखें तो मेरे भाई ये अपने आप में कंजंक्शन हुआ, और आप देख रहे हैं कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स। अगर आप हाउ मेनी को देखें तो ये काउंटेबल फैक्टर बनाएगा। उसके बाद कैसा नाउन आना चाहिए? काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तो एक्स तो अपने आप में काउंटेबल नाउन है, और यहां पर मिल्क जो एंड के बाद है वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है मेरे भाई। बात को समझो। अब अगर मैं कह रहा हूं कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क, तो ये हाउ मेनी एग्स, तो ये हाउ मेनी के लिए जो अगर एक्स है तो ये फैक्टर तो सही हुआ, लेकिन ये हाउ मेनी तो मिल्क को भी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि एंड दोनों को जोड़ेगा। तो हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क, एग्स एंड मिल्क नहीं भैया, क्योंकि एग्स काउंटेबल नाउन है, उसके लिए तो हाउ मेनी सही है, लेकिन मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए हाउ मेनी गलत है। तो उसके लिए हाउ मेनी आना चाहिए, हाउ मच आना चाहिए। सर हाउ मच आना चाहिए, तो हाउ मच तो नहीं लिखा है, इसका मतलब पेपर में गलती क्या मानो? देखो हाउ मेनी एक्स में तो कोई गलती नहीं है, हाउ मेनी एक्स सही है, लेकिन मिल्क बोलना था या हाउ मच मिल्क बोलना था? हाउ मच मिल्क बोलना था। इसका मतलब मिल्क से पहले मुझे क्या लगाना था? हाउ मच लगाना था। तो इसका मतलब मेरे भाई हाउ मच अगर मिल्क से पहले लगाना था तो एरर कौन से पार्ट में मानूंगा? सी पार्ट में एरर मानूंगा मैं। ऑब्वियसली बात है ना, फिर तो मैं सी पार्ट में एरर मानूंगा, मैं बी में क्यों मानूंगा? क्योंकि हाउ मेनी एक्स में कोई गलती नहीं है, वहां हाउ मच मिल्क होना था। सो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हाउ मच और काउंटेबल नाउन से पहले हाउ मेनी मैं यूज करके चल सकता था। ये चीज दिमाग में रखनी। दूसरी बात आपको एक और बहुत बढ़िया सी जो है इस चीज में मुझे एक और बात समझानी। आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहां कैन से, यानी कि जो कि मॉडल है, और मॉडल अपने आप में क्या होते हैं मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर आप सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बाद में क्या होगा? सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, जो अपने आप में सही हुआ। लेकिन आपने एक बात पे गौर किया, बात पे ये गौर करने वाली बात है, सर अगर क्वेश्चन मार्क है तो ही हैज है, यहां पर हैज ही क्यों नहीं है? मेरे भाई अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। देखो बेटा, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दी और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, ठीक है ना, फिर मेन वर्ब और आगे की कहानी पढ़ दी। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन वर्ड यहां पर बन रहा है, तो जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में कहीं आता है तो वो एज अ कनेक्टर का काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। उस वक्त उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट नहीं लगाए जाते, उसमें एज अ कनेक्टर देखते हुए उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और अपनी मेन वर्ब आती है। याद रखना, यहां हैज ही होता तो गलत होता, हैज ही होता तो गलत होता, इस बात को याद रखो। तो यहां ही हैज अपने आप में सही, समझ में आई बात? यहां पर ही हैज अपने आप में सही है। तो जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में एज अ कनेक्टर काम कर रहा होगा या एज अ कंजंक्शन आप कह सकते हो काम कर रहा होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और आगे वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब मत लगाएं, क्योंकि अगर क्वेश्चन होता है तो शुरुआत में ही फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर शुरुआत ऐसी हो ना, जैसे मैंने बोल दिया
कितनी किताबें वो खरीद चुका है। सपोज करो मुझे एक सेंटेंस मेरे भाई ये बनाना है, कितनी किताबें वो खरीद चुका है। तो मैं क्या बनाऊंगा, जरा बात को समझो। मैं बनाऊंगा हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स, ठीक है। सपोज करो मैंने बनाया हैव दे बॉट, हाउ मेनी बुक्स हैव दे बॉट, और बाद में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देखो जो ये हाउ मेनी बुक्स एक क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज किया जा रहा है। तो मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई है मेरे भाई, और बाद में सब्जेक्ट लगाया है, और बाद में मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर मैं कहूं मुझे पता है वो कितनी किताबें खरीद चुके हैं, अगर मैं इसे एक नॉर्मल सेंटेंस बोल दूं और मैं बोलूं आई नो, मुझे पता है, आई नो, ठीक है, हाउ मेनी बुक्स। अब बताओ दे हैव बॉट या हैव दे बॉट, क्या होगा, दे हैव बॉट या हैव दे बॉट। तो आप पता है क्या करोगे, आप कहोगे सर यहां पर हैव दे नहीं, दे हैव बॉट यूज होना चाहिए। आ गया ना फर्क, क्योंकि ऊपर तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ तो सर यहां ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, हमें यहां पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए, क्योंकि बात तो यहां सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी। तो अब बीच में हाउ मेनी बुक्स आया है, जो बीच में हाउ मेनी बुक्स आया है, तो अब ये क्वेश्चन वर्ड की तरह काम ना करके एक कनेक्टर का काम कर रहा होगा, सही है ना। बस इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे शुरुआत ही करेंगे, अगर ये बीच में कहीं ऐसा कनेक्टर आएगा तो इसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उड़ा दो, ठीक है, ओपी ओपी नहीं करना, सिर्फ समझना था। वही चीज भाई मैंने यहां पर भी, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, एंड हाउ मच मिल्क ही हैज बॉट, हैज ही बॉट नहीं, पीछे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन और बेहतर समझ आए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या होता है होल द चैप्टर, द होल चैप्टर। भाई आर्टिकल होल से पहले यूज होना चाहिए, आर्टिकल द, तो हमें यूज करना चाहिए यहां पर द होल चैप्टर। याद आया, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है, इस तरीके से बनना था। तो जो पोजीशंस हमारी एडजेक्टिव की होती हैं, तो उन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। चलो मेरे भाई, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी। यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनना, ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी। मेरे भाई मनी अनकाउंटेबल नाउन हुआ, बुक काउंटेबल नाउन हुआ, लेकिन खासियत क्या है, एनी दोनों के लिए यूज हो सकता है। आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं। आई डू नॉट हैव एनी गोल्ड, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं। आई डू नॉट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं। तो आप एनी को काउंटेबल नाउन के लिए भी लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी लगा सकते हैं। तो यहां पर कोई भी एरर कंसीडर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे थे ये एनी काट दो सर, तो मैंने बोला क्यों काट दें, कहता है सर अनकाउंटेबल नाउन है। अब बाबू ये दोनों के लिए आता है। अगर मैं चाहता, ठीक है, अगर मैं चाहता कि एनी को कॉमन लेना चाहता, कॉमन ले सकते थे, लेकिन लिख भी दिया तो भी आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि एनी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है। तो हम यहां नो एरर के लिए जाएंगे। देखने में छोटे छोटे एरर आते हैं, जो पेपर में आते हैं तो ये सर दर्द का कारण बनते हैं। बात से समझ आते हैं, आगे देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, 11 कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। बताइए जरा, आपके तो खैर सफेद हो गए है कि नहीं, देखो देखो ये सफेदी साफ साफ चमक आ रही है तेरे बालों में। तो क्या लिखेंगे, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। अब जिन प्यारे प्यारे बच्चों को ये नहीं पता सर ने लॉन्ग और ब्लैक पहले ऐसे क्यों लिख दिया, बेटा जी आप बड़ी गलती कर चुके हैं, आपने बहुत मस्ती की है इसका मतलब, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कहा था जो हमारे क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उनका अपने आप में एक पैटर्न कहो या अपने आप में एक पोजीशन हमारी सेट होती है, जिसको बड़ी बखूबी के साथ मैंने आपको, ठीक है, डोसाज कंपनी करके मैंने आपको समझाया था कि बेटा इसे ऐसे आप कह सकते हैं, डोसाज कंपनी। याद आया कि आप पर्पस बताएंगे, मटेरियल बताएंगे, ओरिजिन बताएंगे, कलर बताएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे लेकर चलना होता है।
उससे आप ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अब हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कई बोलेंगे अरे गुरुजी ई ना पढ़ा हमने, जरा थोड़ा सा बता देते। मैंने बोला बेटा ये प्रैक्टिस सेशन है अपना, ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल बातें नहीं, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेशन बता के चल रहा हूं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो भैया वो तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कलर को हम यहां रखेंगे और लॉन्ग को हम यहां रखेंगे, तो हमने उस तरीके से यहां पर देख लिया, ठीक है ना। इसलिए मैंने डोसाज कंपनी जब लिखा, किसी भी चीज को आपने खरीदा है उसका पर्पस क्या है, ठीक है, उसका मटेरियल क्या है, उसका ओरिजिन कहां से है वो, ठीक है, और उसका कलर क्या है। तो हमने यहां पर कलर आया, तो कलर पहले आ चुका है, ठीक है। बाद में हम उसके लेंथ वगैरह की बात करेंगे तो बाद में शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज यहां पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं भाइयों। आई बिगिन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सो अ शार्प लॉन्ग नाइफ। छोटे फिर से वही हुआ, लॉन्ग शार्प नाइफ। क्या होगा भैया मेरे, लॉन्ग शार्प नाइफ। तो एक ही कॉन्सेप्ट पर मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए दाग दिए हैं और आपको बेहतर तरीके से वो समझ आए होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन। मैंने आपको कहा था एक होता है फर्स्ट और एक होता है फॉरमोस्ट। एक तो द फर्स्ट होता है और एक द फॉरमोस्ट होता है। दोनों में फर्क क्या होता है, फर्स्ट का मतलब प्रथम से आप रिलेट करते हैं और फॉरमोस्ट का मतलब भाइयों बहनों होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ये नहीं कह सकता वो, ये फैक्ट है कि महात्मा गांधी जो थे अपने समय के वो सबसे पहले पॉलिटिशियन थे। अरे भाई मेरे, उनसे पहले बहुत से पॉलिटिशियंस ऑलरेडी थे, तो ये तो नॉनसेंस हुआ। सो अपने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन थे, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे, खास पॉलिटिशियन थे। मैं ये कहने की सेंस तो रख सकता हूं, फर्स्ट तो नहीं रख सकता। तो यहां पर द फर्स्ट जो है वो काटिए और द फॉरमोस्ट आप यूज कीजिए। तरीके से कहो या तो फर्स्ट काट के आपको फॉरमोस्ट वहां पर यूज करना होगा। बातचीत समझ में? तो एरर जो है वो पार्ट नंबर सी में आपका निकल के आएगा बखूबी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं और 13 पर जरा फोकस डालिए। कहता है एट द एटमोस्ट गेट। अब मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था क्लास में, एटमोस्ट और आउटर मोस्ट में क्या फर्क होता है, फिर भी थोड़ा सा छोटे से रूप में बता दूं। एटमोस्ट और आउटर मोस्ट में फर्क है भैया। जो मेरे एटमोस्ट होता है वो एक प्रोसेस होती है कि उससे आगे कुछ नहीं, बस वो एक अंतिम लास्ट प्रोसेस। सो मैंने बोल दिया ना, दिस इज द एटमोस्ट प्रोसेस। ये एटमोस्ट प्रोसेस, इससे आगे कुछ है ही नहीं। एटमोस्ट इस स्थिति में यूज करते हैं। और आउटर मोस्ट मैंने कहा था सबसे बाहर वाला। कि गेट कौन सा है, सबसे बाहर वाले गेट पे जो है ना वो गार्ड जो है एक गन होल्ड करे अपने हाथ में खड़ा हुआ था, ठीक है, खड़ा हुआ था, यही सेंस है। तो एटमोस्ट या आउटर मोस्ट, बताओ एटमोस्ट या आउटर मोस्ट। आप कहोगे सर एटमोस्ट गलत हुआ, यहां पर आउटर मोस्ट यूज होना था आउटर मोस्ट गेट पर। वो गेट जो सबसे बाहर वाला गेट है उस पर जो है गार्ड खड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। और जब कभी भी माय डियर स्टूडेंट्स आप किसी की लोकेशन बताते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को मेंशन करते हैं, तो हमेशा क्या यूज करते हैं आप, एट का ही प्रयोग करते हैं, प्रेपोजिशन का। समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, मैं ऐसे बोलूंगा अरे कोई दरवाजे पर खड़ा, देख देख देख, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, मैं ऐसे ही उसको यूज करूंगा, सही है ना। चल क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना। अब आपको यह पता होना चाहिए, अब पटना का जिक्र है तो हमारे पटना वाले बच्चे ही इसका आंसर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बताइए फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस है। फर्दर एक प्रोसेस की बात करता है, फार्दर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाने वाला, ठीक है, अपनी कंपैरेटिव डिग्री है। आए दोनों फार से ही है, तो लेकिन यहां पर सर फर्दर गलत हुआ, यहां पर फार्दर यूज होना था, क्योंकि फार्दर और फर्दर का यही डिफरेंस आपके पास आता है। तो फार्दर आप यूज करेंगे तो फार्दर आपको यह बताएगा कि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फर्दर तो एक प्रोसेस की बात करता है। याद से आया, ठीक है, क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, जिनको भूला भटका होगा वो दिमाग में इस हिंट से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं मेरे भाई। दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रेफरेबल देन दैट। अब मैंने आपको कहा था प्रेफर, प्रेफरेबल, इनके बाद आप देन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि देन कंपैरिजन कंजंक्शन होता है भाई मेरे। ये देन होता है ये कंपैरिजन कंजंक्शन होता है। और कंपैरिजन प्रेफर कभी या प्रेफरेबल जो है वो कभी भी क्या नहीं करता,
कंपैरिजन करता ही नहीं। प्रेफरेबल एक ऐसे एडजेक्टिव है जो अपने आप में सिर्फ ये बताता है कि आप कोई भी, सपोज करो मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखे, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आप सिलेक्ट करते हैं। प्रेफरेंस का मतलब ये है। सो प्रेफर का मतलब है बेसिकली इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए एक यहां पर लिख दो एग्जाम्पल। अगर इसीलिए हम ये लिखें आई प्रेफर टी देन कॉफी, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सर प्रेफर आया, आई प्रेफर टी, तो आप देन नहीं, क्या यूज करेंगे? टू। आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो आप इसे इस तरीके से बखूबी यहां पर शो करने की कोशिश करेंगे, देन नहीं, क्योंकि प्रेफर टी और कॉफी का कंपैरिजन नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं देखो मेरे पास अगर टी और कॉफी दोनों ऑप्शन हुए तो आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो मैं वो कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं यहां एक सिलेक्शन मेंशन कर रहा हूं। इसके लिए कंपैरिजन कंजंक्शन प्रेफर के साथ देन नहीं आता, उसके साथ प्रेपोजिशन टू का हम प्रयोग करके चलते हैं। इसी प्रेफर वर्ब से प्रेफरेबल एडजेक्टिव बना है, उसी प्रेफर वर्ब से प्रेफरेबल अपने आप में एडजेक्टिव बना है। दिस बुक इज प्रेफरेबल, तो प्रेफरेबल क्या हुआ मेरे भाई? एडजेक्टिव। अनडाउटेबली जब अगर एडजेक्टिव से पहले अगर आप कुछ लगा रहे हैं उस एडजेक्टिव में कुछ चेंजेस दिखाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे वो एडवर्ब कहलाती है। सो ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के साथ मेरे भाइयों देन नहीं क्या आता है? टू। तो यहां देन कट के टू है, ठीक है ना? तो दिमाग में हो चल रहा है ना रिवीजन, याद आ रही है, याददाश्त आ रही है याददाश्त आ रही है वापस। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे मिलना चाहता है। कहता ऑफ द टू प्लेयर्स, दो प्लेयर्स में से ये है लकीएस्ट। देखो मेरे भाइयों, अगर बात होती है दो में से एक सिलेक्शन की, सो दो में से जो सिलेक्शन का काम है वो कंपैरेटिव डिग्री करती है। हाँ, तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन करते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री करती है। तो हमारे पास हम यहां पर सिंपल से कह रहे समझ में आता है सर, लकीएस्ट गलत होगा, लकीयर का आप इस्तेमाल करके चलेंगे। सो आउट ऑफ टू जब आप किसी एक को चुनते हैं तो वहां पर आर्टिकल दा तो आएगा क्योंकि सिलेक्शन किया है, और जब सिलेक्शन करते हैं तो मैंने कहा था सिलेक्शन जब रिप्रेजेंट करना होता है तो आप दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। अगर दो में से सिलेक्शन है, तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आप दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन सिलेक्टेड पार्ट हमेशा पर्टिकुलर सेंस रखता है, इसलिए दा तो आएगा ही आएगा मेरे भाई, ठीक है? दा तो आएगा, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन, थ्री और मोर में से सिलेक्शन, और ये क्या करते हैं? आउट ऑफ टू, दो में से सिलेक्शन। मैं ये कह सकता हूं ना, दो में से सिलेक्शन, ये तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन। तो यहां पर लकीयर होना था मेरे भाई, लकीस्ट जो है वो अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया। सही है ना? क्या आर्टिकल दा सही है भैया? समझ आया ना? दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री मैंने आपको पढ़ाया था जब दो में से आप सिलेक्ट करते हैं ये। सो आउट ऑफ द टू शर्ट्स दिस वन इज द बेटर, दिस वन इज द बेटर। सही ना? तो ऐसे केस में ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप दा लगाते हैं बस उस सिलेक्शन को रेफरेंस देने के लिए, वहां देन वगैरह किसी चीज का कंपैरिजन कंजंक्शन का वहां प्रयोग करने की फिर हमें कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। ये बखूबी आपको ऑलरेडी मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं। समझ में आई? याददाश्त आ गई वापस? क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता बेटा कि मैं थ्योरी पढ़ाना चालू कर दूं। अगर मैं थ्योरी पढ़ाना चालू कर दूंगा तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं हुई मेरे भाई, वो तो फिर थ्योरेटिकल चीज चालू कर दी ना आपने, तो फिर ऐसा फील करेगा आपको कि भैया सर ने तो चैप्टर पढ़ाना चालू कर दिया। फिर प्रैक्टिस का है कि प्रैक्टिस का मतलब होता है जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप रिवाइज कर चुके हैं, उसको आप अप्लाई करना सीख रहे हैं, और जैसे ही टीचर बताता आपको याद आ रहा, हाँ गुरु जी यही था, ऐसे याद आ रहा। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं उनको याद नहीं लगता है, यही था, कुछ नहीं बेटा, 1 साल और लगेगा अब कहेंगे नहीं गुरुजी ऐसा मत बोलो, इसी साल करेंगे। तो पगलू, इसी साल करना है तो रिवाइज कर लिया कर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, आप इस एजेंसी पर विश्वास कर सकते हैं फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। अब भैया लास्ट न्यूज या लेटेस्ट न्यूज? सही, लेटेस्ट हाल ही में जो खबर आई उसकी बात कर रहा है, अंतिम खबर नहीं है छोटे। सो लास्ट और लेटेस्ट का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। सो बेटा लेटेस्ट न्यूज होगी, लास्ट न्यूज नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। सीमा इज सीनियर टू मी। देखो बिल्कुल है, सीनियर के साथ क्या सर देन आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, दिन दहाड़े गलत हो जाएगा बेटा। अगर मैं यहां देन लगा देता तो ये अपने आप में एरर होता, क्योंकि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये कुछ ऐसी कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं जो उनका काम कंपैरिजन करना नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक इंफॉर्मेशन
पर्पज के लिए यूज की जाती। सो इसमें मैं ये कहूं सीमा इज सीनियर देन मी, गलत होगा। सीनियर टू मी, तो इनके साथ प्रेपोजिशन टू आ गई, सही है। टू प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। बट यू आर जूनियर, ओए 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 ओए, तो यहां जूनियर टू मी होना चाहिए। तो डी पार्ट में हमारे पास एरर बखूबी आ गया। ठीक है, आसान काम है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से मिल लेते हैं। एवरीबडी नोस, भैया एवरीबडी एक साथ आएगा, अगर अलग अलग दे देगा तो लाश बन जाएगी। हर एक लाश नहीं, आदमी की बात है। एवरीबडी नोस, एवरीबडी अपने आप में सिंगुलर हुआ तो नोज है। अगर यहां पर नो होता तो ये भी एग्जाम में एरर होता बेटा, क्योंकि वर्ब पर एस और एस लग के वो सिंगुलर बनती है, और एवरीबडी के साथ वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। सो एवरीबडी नो या नोज, तो ये गलत हुआ। ठीक है, तो ये सही है फिलहाल। नेक्स्ट, दैट रागनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। अब मैंने आपको एक बात कही थी भैया, मेरे हमारे यूनिक भाई साहब एडजेक्टिव है, क्योंकि सिंगर अपने आप में क्या है, नाउन, और नाउन से पहले अगर उसके बारे में कुछ बता रहे हैं तो ये भाई साहब हमारे पास क्या हुए, एडजेक्टिव। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो ग्रेडेबल नहीं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं मेरे भाई। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स का मतलब होता है जिनका यूज कंपैरिजन के लिए नहीं किया जाता। ये ऐसे एडजेक्टिव है जिनका यूज कंपैरिजन के लिए नहीं करते आप, तो यहां ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है। यूनिक सिंगर है, यूनिक कोई कंपैरिजन नहीं है, कंप्लीट कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट है, हाँ तो कंप्लीट है सर, ये मोर कंप्लीट है, हाँ, और सर ये मोस्ट कंप्लीट है, ऐसा आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं, इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट एडजेक्टिव्स है। इनमें कम या ज्यादा नॉनसेंस हो जाएगा। मैंने आपको इसीलिए कहा था मेरे भाई कि सपोज करो मैं आपके सामने दो सर्कल बना दूं, एक ये बना दिया और प्यारे बच्चों एक ये बना दिया, और मैंने कहा बताओ ज्यादा राउंड कौन सा है, बताओ मोर राउंड कौन सा है। आपने बोला सर क्या मजाक कर रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, राउंडर बता दे। आपने बोला देखो सर या तो सर्कल है ना, हाँ तो वो राउंड ही होगा। इसकी जो रेडियस है, ठीक है, हाँ वो हर जगह सेम होगी। इसका मतलब रेडियस का जब मैं डबल करूंगा तो मेरा डायमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी जो रेडियस है वो हर जगह सेम होगी, और इसका जब मैं डबल करूंगा तो वो डायमीटर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है वो अपने आप में सर्कल है सर। मोर राउंड या लेस राउंड क्या होता है, या तो राउंड है या राउंड नहीं है। राउंड नहीं है तो सर्कल ही नहीं है, राउंड है तो सर्कल है सर। सिंपल सी बात हुई ना। तो मोर राउंड बोलना या राउंडर बोलना गलत है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, राउंड बोला जाएगा। इसी टाइप के एडजेक्टिव्स जिनको कम या ज्यादा नहीं कहा जा सकता उन्हें हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं, जिनकी ग्रेड नहीं की जा सकता जिनको। उस केस में अगर उनसे पहले आप शब्द यूज कर रहे हैं मेरे भाई द मोस्ट वगैरह, तो ये अपने आप में गलत हुआ है, सही हुआ, गलत हुआ। सो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ मेरे भाई, ये हमारा नाउन हुआ। इससे पहले द मोस्ट मत लगाओ। सर एक काम करे, फिर ऐसे बोल दे एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज यूनिक सिंगर। यूनिक सिंगर डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि सिंगर अपने आप में सिंगुलर नाउन है। और मेरे भाई इससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो लगाओगे। अब नॉर्मल बात है, इंट्रोडक्शन कर रहे हो, इंट्रोड्यूस करते वक्त आर्टिकल ए यूज होता है, तो आपको बोलना चाहिए रागनी इज आ यूनिक सिंगर। रागनी इज अ यूनिक सिंगर, ठीक है, रागनी इज अ यूनिक सिंगर। तो आपको इस तरीके से उसे बोलना चाहिए, रागनी इज अ यूनिक सिंगर, ठीक है। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ यूनिक टीचर, है ना। ही इज टीचर नहीं बोल सकते, ही इज टीचर, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में इसके अलावा फिर कोई टीचर ही नहीं है कि नहीं। तो प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट होने की कोशिश करेगा, जो कि आर्टिकल टॉपिक का मुद्दा है छोटे, वहां जांच पड़ताल की जाएगी, ठीक है। फिलहाल इसका इंप्रूवमेंट क्या बना, रागनी इज अ यूनिक सिंगर, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट फिलअप इन्हीं से समझते हुए चलिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। 20 में कहता है मेरे भाई रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स। अब 50 सॉन्ग्स क्या है सर, काउंटेबल नाउन है। तो मेरे भाई मच आना था, नहीं आना था, तो मैनी लिख दूं। भैया आप बोलेंगे तो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के लिए तो मच नहीं मैनी आता है, तो क्या मैं मैनी लिख दूं। सर दोनों गलत है, क्यों, क्योंकि देन है, देन है तो इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री आता है तो मैनी देन या मोर देन, मोर देन। तो भैया मैनी भी कटा, मच भी कटा, मुझे मोर लगाना होगा, तो ये बनेगा रीता कैन सिंग मोर देन 50 सॉन्ग्स, मोर देन 50 सॉन्ग्स। ऐसे आपको इसको यूज करना होगा, ठीक है ना भैया।
तो बच्चे कहेंगे ना सर मैनी लगा दो ना, मछली है तो काउंटेबल नाउन है तो मैनी आ जाएगा। बेटा देन भी तो है ना, तो मोर देन आएगा। हाँ, मोर का ऐसा है कि मोर अपने आप में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है, लेकिन फिलहाल हमें पता है ना तो यहां मैनी देन हो सकता है ना मच देन हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 मेरी भाई, 21 में कहता है शी वॉज क्यूरियस टू नो what it was that made him stronger and braver than any man of this village। आपको दी जाती है 5 सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 1 2 3 4 5 टाइम अप। मेरे भाई बताओ क्या बना। यहां पर है शी वॉज क्यूरियस टू नो, वो जानने के लिए बड़ी जिज्ञासा थी, उसे जिज्ञासा थी क्या जानने के लिए। वॉट इट वॉज, क्या वो चीज थी, दैट जो बनाती थी, मेड हिम जो उस पर्सन को बनाती थी, क्या बनाती थी, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री एंड कंजंक्शन, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेव कंपैरेटिव डिग्री। सो मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री दोनों कंपैरेटिव डिग्री को जोड़ कौन रहा है, एंड जोड़ रहा है, बिल्कुल सही पॉजिटिव बात है। और कंपैरेटिव दो सेम डिग्रीज में सेम नेचर की बात हो रही हो, सेम बात हो रही हो, पॉजिटिव या नेगेटिव तो एंड आ सकता है, कोई गलती नहीं। भैया ब्रेवर के साथ भी देना आता है, स्ट्रॉन्गर के साथ भी देना आता है, देना आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कंपैरिजन किससे करोगे, इस आदमी का कंपैरिजन, सपोज करो ये आदमी यहां पर हो गया, इस आदमी का कंपैरिजन भाइयों किससे करना है, एनी मैन ऑफ दिस विलेज। ये भी तो आदमी है बेचारा मतलब ये भी तो आदमी है बेचारा। हाँ, अब इसका कंपैरिजन आपको करना है, इसका कंपैरिजन आपको करना है गांव के किसी भी आदमी से, किसी भी आदमी है, किसी भी दूसरे आदमी से, किसी भी दूसरे आदमी से। अगर किसी भी आदमी से गांव के इसका कंपैरिजन करोगे तो किसी भी आदमी में तो खुद ही आदमी भी आ गया, लेकिन इसको तो अलग रखना है, तो इसका कंपैरिजन होगा बाकी बचे दूसरों से। तो एक शब्द मेरी जबान पे आया दूसरी, यानी कि अदर लगाना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था जब आप पॉजिटिव डिग्री की बात करें या आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, जहां आप एक कंपैरिजन की झलक देखना चाहते हैं, वहां पर जब आप सेम ग्रुप में कंपैरिजन कर रहे होगे मेरे भाई, तो एक का कंपैरिजन बाकी बच्चे दूसरों से होगा। इसलिए एनी के बाद यहां पर मेरे भाई अदर लगाना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो इस एरर को एक इंपॉर्टेंट एरर बनाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन हमारे बहुत सारे प्यारे साथी हैं जो अपने आप में रट्टा मार लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में ये कुछ ऐसे शब्द हैं इनके बाद अदर का प्रयोग करें, जैसे एनी अदर, मोस्ट अदर, मैनी अदर। ऐसे नहीं रटना, उस लॉजिक को समझिए क्यों अदर आ रहा है। क्योंकि जब अगर मैं सपोज करो एक स्टूडेंट का कंपैरिजन कर रहा हूं, बेटा ये स्टूडेंट हाँ हाइट में ज्यादा बड़ा है किसी भी स्टूडेंट से, ना किसी भी स्टूडेंट्स में तो ये खुद भी आ गया, किसी भी स्टूडेंट नहीं, ये स्टूडेंट हाइट में ज्यादा बड़ा है किसी भी दूसरे बचे स्टूडेंट से। समझ रहे हो। तो अगर मैं इस लॉजिक को कुछ ऐसे समझूं, थोड़ी सी मैथ्स की मदद ले लेते हैं। अगर मेरे पास टोटल बच्चे हैं 50, अब उसमें मैं एक का कंपैरिजन कर रहा हूं, इसका कंपैरिजन कर रहा हूं बाकी बचे 49 से, बाकी बचे 49, बाकी दूसरे बचे 49। सभी से नहीं कर सकता इसका कंपैरिजन, पागलपन है, क्योंकि इस 50 में से ये एक निकला है तो बाकी दूसरे कितने बचे, 49। इसलिए ये दूसरा शब्द आना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ में आई बात। तो हमारे पास ये एरर बना एनी अदर मैन ऑफ दिस विलेज, यहां पर यूज होना था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। 22 में कहता है शी हैज अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस। देखो अपीयर अपने आप में वर्ब है, अपीयर से बना है मेरे भाई अपीयरेंस, जो कि अपने आप में नाउन है। यहां पर क्या है, नाउन है। तो हमने बोल दिया सर अपीयरेंस अपने आप में नाउन हो, भाई मेरे नाउन के लिए जो आए बताओ वो मसीहा कौन होगा, सर वो तो एडजेक्टिव होगा। लविंगली अपने आप में क्या बन रहा है, सर एडवर्ब बन रहा है। लविंग क्या होता है अपने आप में, एडजेक्टिव होता है ईएनजी लग के। हमने बोला यार ये है चार्मिंग, लविंग, है ना, ये तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हो तो क्या बनता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब तो नहीं चाहिए मुझे, तो यहां पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या होगा, लविंग अपीयरेंस। क्या होगा भाई, चार्मिंग फेस। चार्मिंगली फेस तो नहीं बोलोगे ना, नॉनसेंस है। तो हमने क्या बोल दिया, लविंग अपीयरेंस। लविंग अपीयरेंस, लविंगली अपीयरेंस बोलना तो नॉनसेंस हो जाएगा मेरे भाई। तो मुझे नाउन के लिए एडजेक्टिव यानी कि लविंग। एडजेक्टिव को ठीक है अगर छेड़छाड़ के लिए यूज किया जाता है
तो उसके लिए एडवर्ब यूज होती है, जो कि रिमार्केबली अपने आप में एडवर्ब है, ये सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि सर लविंगली की बजाय मुझे यहां पर लविंग यूज करना चाहिए था, जो एज एन एडजेक्टिव यूज होता। सही है ना? आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भाई देखो, ये इजी क्वेश्चन है और ये समझ नहीं आता, पता नहीं एग्जामिनर का फेवरेट क्यों। पागल होया रहता है एग्जामिनर, प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, इस पर क्वेश्चन देता रहता है। आपको पता है जो तरीके से हमारे पास वर्ड है वो अ लॉट ऑफ है, तो या तो आप अ लॉट ऑफ यूज करो या आप लॉट्स ऑफ यूज करो। इसके बाद आप काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं या अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, दोनों यूज हो सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ बॉयज, अ लॉट ऑफ बुक्स या लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ चेयर्स। अब इसके पेयर में गड़बड़ करता है, पता है क्या देगा? अ लॉट्स ऑफ। भैया अ लॉट्स ऑफ कुछ होता ही नहीं, तो या तो आप लॉट्स ऑफ लिखो या अ लॉट ऑफ लिखो, दो ही तो है। वही गलती उसने यहां पर की है। अ लॉट्स ऑफ बुक्स, भैया होता ही नहीं है, अ लॉट ऑफ बुक्स होता है। क्या होता है? अ लॉट ऑफ बुक्स होता है। सो आप यूज करते हो अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया? अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक्स, आप ऐसा भी कर सकते थे। तो कुछ भी करते, या तो आप अ लॉट ऑफ बुक्स या लॉट्स ऑफ बुक्स करते, लेकिन एरर तो ए पार्ट में होता। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया भैया 24। कहता है ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू एक्स रे प्लांट। अगर देखो हम नेगेटिव में सम लगाएं तो वो एक अलग ही अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आपको पढ़ाया था मैंने क्लास में कि अगर आप अपने दोस्त से पैसे मांग रहे हो, कहता थोड़े पैसे उधार दे दे यार, तेरे भाई को जरूरत है, गुटखा खरीदना है। ठीक है, गुटखे के पैसे खत्म हो गए। उसने बोला यार मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मतलब मेरे पास तो कुछ के अलावा सारे पैसे इस ब्रह्मांड के। ऐसा सेंस नहीं लगेगा जब कोई तुम्हें ये बोलेगा यार आई डू नॉट हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो किसका मतलब कुछ के अलावा तेरे पास तो सारे के सारे पैसे हो गए लौंडे। नॉनसेंस हुआ। उस बंदे को बोलना चाहिए था भाई माफ कीजिएगा, आई डू नॉट हैव एनी मनी, तो मैं कहीं से दे दूं भैया। तो आपने बोला ओके जी, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास विनोद नहीं आना था। ठीक है विनोद भाई, आज ही गुटखा खाना छोड़े, पहले ये बंदा गुटखा खाता था, अब गुटके ने इसको खाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब दोनों गायब। ठीक है ना? देखो पहले ये बंदा गुटखा खाता था, अब गुटके ने इसको खाना स्टार्ट कर दिया, फिर दोनों गायब। समझ रहे हो इशारा? तो आज ही गुटखा छोड़े, आज ही जनहित में जाए। क्वेश्चन नंबर 25 भैया। 25 में कहता है गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द अदर मेटल्स। भैया गोल्ड जो है, ठीक है, गोल्ड जो है वो अपना, गोल्ड जो है, बच्चा लिख रहा है सर बोलो जुबा के से। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द अदर। ठीक है, अच्छा विनोद नहीं मुकेश था, माफी चाहेंगे, लेकिन मैसेज वही था। नाम बदल जाने से फितरत नहीं बदलती छोटे। विनोद है कि मुकेश है, उस पर फोकस मत कर, फोकस ये कर तूने आज से ही गुटखा खाना छोड़ देना है मेरे भाई। तो गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द अदर मेटल। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं द मोस्ट प्रीशियस यानी सुपरलेटिव डिग्री की, है ना, सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है? सिलेक्शन करती है तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन। जब आप तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन करते हैं ना, तो जो सिलेक्शन होता है वो टोटल का पार्ट होता है। सिलेक्शन जो होता है वो टोटल का पार्ट होता है। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? देखो सपोज करो क्लास में 100 बच्चे हैं और मैंने बोला भैया ये बच्चा सबसे ज्यादा मेहनती है, ये एक बच्चे को मैं ले रहा हूं, सिलेक्शन कर रहा हूं 100 में से, ये बच्चा सबसे ज्यादा मेहनती है, सबसे ज्यादा मेहनती, बाकी दूसरों में से मेहनती। नॉनसेंस, नॉनसेंस। ठीक है, बताओ, हमने बोला ये बच्चा सबसे मेहनती है, तो ये बच्चा उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से एक है। तो बेटा इसे अलग और इसे अलग नहीं करना, इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं लगाते, क्योंकि अदर तो अलग अलग कर देगा, अदर तो अलग अलग कर देगा। ये लड़का दूसरे लड़कों से ज्यादा मेहनती है, ये बात सही थी। ये लड़का दूसरे लड़कों से ज्यादा मेहनती है, बात सही थी मेरे भाई, क्योंकि कंपैरिजन था। सुपरलेटिव डिग्री माय डियर स्टूडेंट्स कंपैरिजन नहीं करती, सिलेक्शन करती है। ये उन लड़कों में से बट सबसे मेहनती है,
ये उनमें से सबसे मेहनती है, उनमें से सबसे मेहनती है, तो मैं सबका हिस्सा हूं। मेरे को अलग उनको अलग दिखा दोगे तो सिलेक्शन कैसे करोगे? सिलेक्शन आप कर रहे हो तो याद रखो मेरे भाई, अगर मैंने 10 में से एक बच्चा चुना तो ये एक इस 10 का ही तो हिस्सा है। मैं बोलूंगा बेटा 10 में से एक चुना गया है, तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? आपने बोला सर 10 ही तो रहे होंगे। मजाक क्यों कर रहे हो? तो वही लगाओ। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में भैया अदर मत लगाओ, क्योंकि सिलेक्शन वो टोटल का हिस्सा होता है। अगर उसमें अदर आया तो गलत हो जाएगा। तो ऑल द मेटल्स करो। सभी मेटल्स में से गोल्ड सबसे प्रीशियस, सभी मेटल्स में से। तो गोल्ड भी सभी मेटल का हिस्सा है, उसको अलग दिखाने की कोशिश ना करो। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26। नो लेस देन 50 ऑडियंसेस। मेरे भाई फिर से वही कहानी हुई हमारे साथ कि सर अगर मैं नो लेस देन 50 ऑडियंसेस लिख रहा हूं तो ये अपने आप में काउंटेबल नाउन है। उसके लिए लेस की बजाय फ्यू लिख दूं। मेरे भाई अगर मैं फ्यू लिख दूंगा तो वो पॉजिटिव डिग्री हुई, लेकिन अगर देन है तो मुझे फ्यू या फ्यूअर यूज करना चाहिए कंपैरेटिव के लिए, तो मैं फ्यू भी गलत हो जाएगा। नो फ्यूअर देन 50 ऑडियंसेस, नो फ्यूअर देन आप लिखोगे, फ्यू देन वहां पर नहीं लिखोगे। सही है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी द मोर बेटर। ओ हो भैया बहुत ही शानदार, जानदार, लाखों दिलों की धड़कन है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले देखने में बड़ा आसान है, समझने में अच्छा क्वेश्चन। जैसे आप बोलोगे सर मोर बेटर है, देखो कंपैरेटिव डिग्री बेटर होगी। उससे पहले अगर मैं मोर लगा रहा हूं तो वो गलत हो गया, क्योंकि वो उसे सुपरफ्लुअस बना देगा। ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले आप मोर लगाएंगे तो वो उसे सुपरफ्लुअस बना देगा। इतनी बात तो हम सभी को समझ आती है, तो मोर यहां पर नहीं होना था। बातचीत सही है सर। सो हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी बेटर, या इट वुड बी द बेटर इफ शी वुड फाइंड हर ग्रूम हरसेल्फ। बताओ बेटर या द बेटर? बेटर या द बेटर? देखो भैया द बेटर सही है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब दो में से एक सिलेक्शन की बात करो, दो में से एक की बात करो, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है। और यहां पर उसके जो पिताजी हैं बेटा, वो कह रहे हैं कि बिटिया ये ज्यादा ठीक रहेगा अगर आप अपना ग्रूम खुद से जो है फाइंड करें। तो या तो वो खुद से फाइंड आउट करें या पापा करें, लेकिन पापा को लग रहा है बेटा ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप खुद से उसे फाइंड आउट करें, तो ये उसमें से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब दो में से एक सिलेक्शन की बात करें तो यहां द जो है वो सही है। खाली मोर काट लो मेरे भाई, द बेटर रहने दो, क्योंकि लड़के के पास दो चॉइस हैं। तो या तो वो खुद फाइंड आउट करे या पिताजी फाइंड आउट करे। तो उसके पिताजी कह रहे हैं बेटा ये ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा कर लेते हैं, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं। शी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। क्या था? उसकी कोई दूसरी हॉबी नहीं है। ठीक है, नो अदर हॉबी देन, बिल्कुल सही है भैया, नो अदर हॉबी। अगर मैं कह देता शी हैड नो हॉबी, उसकी कोई हॉबी नहीं है, जब उसकी कोई हॉबी नहीं है तो ये हॉबी कहां से आ गई कि उसको लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस पहननी? मतलब हॉबी तो है ना उस बच्चे की। अगर मैं कह दूं उसकी कोई हॉबी ही नहीं है, भैया अगर पेपर में एरर देना होता तो मेरे भाई इस एरर को ऐसे बना लो, यहां से अदर गायब कर दो। अब एग्जामिनर क्या करता, ऐसे दे देता इस एरर को, शी हैड नो हॉबी, उसकी कोई हॉबी नहीं है। अरे कोई हॉबी नहीं है तो जीरो हॉबी। अगर जीरो हॉबी हो गई तो ये फिर लेटेस्ट डिजाइन जो है पहनने की ड्रेस जो है उसको लेटेस्ट डिजाइन की पहननी है, ये हॉबी कहां से आ गई? तो हॉबी तो है ना उसकी। तो मैं ये कहूंगा उसकी और दूसरी कोई हॉबी नहीं है इसके अलावा। तो मुझे अदर लगाना मेरी भाई वहां पर जरूरी हो जाएगा। अगर पेपर में यहां अदर नहीं देता तो बिरजू एरर होता, ये याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहां अदर उसने लिख दिया, बच गया हमारी नजरों से। अदर तो इसने लिख दिया तो ये एरर नहीं, बिल्कुल सही। एक बात मैं आपको बताता हूं, एक और जो यहां पर एरर एक और दे सकता था बेटा, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। अगर वो दे देता ना नो अदर हॉबीज, देन अगर हॉबीज लिख देता एरर होता। तो अगर मैं कहूं नो अदर बॉय या नो अदर बॉयज, सो नो अदर के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं। नो अदर बॉय क्या आएगा? नो अदर बॉय। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो अपने आप में सिंगुलर होगा। तो ये फैक्टर आपके दिमाग में और जो है होना चाहिए। तो शी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन।
उसकी कोई हॉबी नहीं है, नो अदर हॉबी देन। दैट ऑफ क्या है, ये जो दैट है ये प्रोनाउन है जो द हॉबी को दिखा रहा है, मतलब इस दैट की जगह हॉबी लिखो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लगेगा। शी हैड नो अदर हॉबी देन द हॉबी ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। अब द हॉबी दोबारा वो नाउन तो रिपीट नहीं किया, उसने इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए दैट ऑफ लगा दिया, द हॉबी ऑफ वेयरिंग। सेकेंड, ऑफ वेयरिंग, भैया यहां पर जेनिट हुआ, ऑफ प्रेपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट क्यों है, लेटेस्ट सुपरलेटिव है इसलिए द लेटेस्ट डिजाइन आया। तो ये है नो एरर। लेकिन इस एरर में बहुत कुछ सीखने का है बाबू, वो चीज मैंने आपको यहां पर बताई। तो ये नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एरर ये आ सकता था, एक एरर ये आ सकता था, एक एरर ये आ सकता था। भैया ये एरर कैसे बनता, बेटा ये एरर ऐसे बन जाता कि यहां पर दैट ऑफ को हटा दो और एरर बना लो ऐसा, शी हैड नो अदर हॉबी देन वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ। फंस जाओगे। दे देता शी हैड नो अदर हॉबी देन वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट, देन नहीं, देन दैट ऑफ, देन द हॉबी ऑफ वेयरिंग, द हॉबी और इसकी जगह क्या आता, दैट ऑफ। देख रहे हो, तो ये भी एक एरर बन सकता है। मतलब कितना प्यारा क्वेश्चन है, मैं इससे कितने सारे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता हूं, सेम ही टॉपिक। तो इसीलिए ये हमारा बनता है इस असाइनमेंट का सबसे लाजवाब अपने आप में हमारा एरर, जो कि नो एरर है। और ये नो एरर में भी इसलिए मैंने डाल दिया इसको कि ये चीजें बना सकता था। यहां से दा गायब कर देता, सुपरलेटिव से पहले दा आना था, ये पूछ लेता। सो बहुत प्यारी प्यारी चीजें, ठीक है ना। डन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। इसमें भी एक गलती है, जरा बताइए क्या है, बताओ। आपने बोला सर देखो दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज। भैया नॉट सो कल्चर्ड एज, कल्चर्ड अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, और यहां पर भाइयों बहनों ये सो एडवर्ब हुआ, ये कंजंक्शन होता है, सोर एज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव में आप सोर एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बट जब मैंने कहा था ऐसा कंजंक्शन आता है, और मोर ब्यूटीफुल अपने आप में इससे पहले क्या हुई, कंपेरेटिव डिग्री। लेकिन सर कंपेरेटिव डिग्री तो आ गई, देन कहां है, देन कहां है गुरुजी, देन तो है ही नहीं, यहां पर देन तो है ही नहीं। तो हमने क्या बोला बताना, देन तो है ही नहीं। तो दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर, ऐसे होना था भैया। तो हमने देखा मोर ब्यूटीफुल तो आ गया, इसका देन खा गया। भैया एडजेक्टिव की यही खासियत है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, और एग्जाम में हो ही नहीं सकता कि एडजेक्टिव के बगैर एग्जाम बने। एग्जाम में एडजेक्टिव से एरर आना ही आना है। चलिए जरा चीजों को समझे। तो दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। आप इसको इस तरीके से कंपैरिजन में डाल रहे हो, उस यंगेस्ट सिस्टर का कंपैरिजन इस यंग लेडी से कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कंपैरिजन तो दोनों का ही हो रहा है, दो का ही हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कंपैरेटिव के बाद देन खा गया, तो ये भी एक फेवरेट चीज बनती है, फेवरेट एरर बनता है एग्जाम। चलो मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 30 को समझते हैं। ही मैरिड अ गर्ल, उसने एक लड़की से शादी की जो कि मोर टॉल और लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। भैया गलत है, गलत है मेरे भाई, गलत है। तो गर्ल हु वॉज मोर टॉल या टॉलर, टॉल, क्योंकि मोर टॉल नहीं होता, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, एंड ने जोड़ा, इसके साथ भी देना आता है, इसके साथ भी देना आता है, तो कॉमन चला गया। तो यहां पर मोर टॉल के बजाय टॉलर यूज करना था। जिस एडजेक्टिव की जो डिग्री जैसे बनती है आपको वैसे ही उसको यूज करना होगा, अपनी तरफ से चेंजेस अलाउड नहीं है, सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है व्हाट प्लीजेस हिम मोर। अब अगर मैं मोर लगाऊं तो कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, अगर कंपैरिजन स्टार्ट हो गया तो भैया गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन की तो यहां कोई सेंस नहीं है, तो मुझे मोर काट के यहां मोस्ट एडवर्ब का यूज करना होगा। मैं सिंपल कहूंगा मेरे बच्चे, व्हाट प्लीजेस हिम मोस्ट, सबसे ज्यादा जो उसे प्लीज करता है वो क्या है, इज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म। जब आप उसको हेल्दी क्रिटिसिज्म देते, होता है ना उसने गलती तो की, जब आप फैक्टफुल दूसरे में गलतियां निकालते हैं उसको सुधारने के लिए, तो उसको बड़ा पसंद है कि लोग उसमें गलतियां निकालें, ठीक है, अच्छे से बताएं समझाएं उसको क्या गलती उसने की।
तो मोर की बजाय मोस्ट ऑफ। ठीक है ना, इजी चीज है, मैंने क्लास में इसे समझाया भी था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नाउअडेज ही द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। तो याद रखना मेरे भाई, गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ क्या हुई है कि जब भी आप मौसम की बात करते हैं तो कोल्ड एंड कोल्डर, जब भी चीजों में बदलाव, चेंज की बात मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी आप बदलाव, कोई भी चेंज दिखाने की कोशिश करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई चेंज दिखाने की कोशिश करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ध्यान से समझो। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोल्डर एंड कोल्डर होगा। ठीक है, हमारे एक प्यारा बच्चा कंफ्यूज है कि वो यंगेस्ट सिस्टर कैसे हो गया। बेटा ये मैंने कितनी बार समझाऊं, अरे इसका कंपैरिजन इसकी यंगेस्ट सिस्टर से कर रहे हो तो कंपैरिजन तो दो का ही है ना। ये तो नहीं दो में सुपरलेटिव डिग्री काहे आ गई, अबे सुपरलेटिव की बात ही नहीं हो रही प्रभु। यंगेस्ट सिस्टर का कंपैरिजन इस यंग लेडी से मैं उससे दूसरी लड़की से कर रहा हूं, तो दिक्कत क्या है, फिर दिक्कत क्या है। उसकी यंगेस्ट सिस्टर का कंपैरिजन उससे कर रहे हो आप, दो ही तो हो, क्या दिक्कत है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कहता है ही ऑफन टेल्स अस दैट ही डज नॉट लाइक एनीथिंग मोर देन स्लीपिंग पीसफुली। ठीक लग रहा है यार, कैसे? कहता है वो बताता रहता है मुझे क्या कि ही डज नॉट लाइक एनीथिंग, उसे कुछ भी पसंद नहीं है, मोर देन किससे ज्यादा, स्लीपिंग। ठीक है, स्लीपिंग पीसफुली। भैया पीसफुल होता तो एरर होता है, क्योंकि स्लीपिंग अपने आप में वर्ब, वर्ब के बाद क्या आना था, एडवर्ब, तो यहां पीसफुल होता तो एरर होता, पीसफुली तो बिल्कुल सही है, ये एरर आता है इसमें। मतलब उसने एरर दिया नहीं, वो क्या देता, स्लीपिंग पीसफुल। स्लीपिंग पीसफुल या पीसफुली, पीसफुली, क्योंकि पीसफुल एडजेक्टिव, पीसफुली एडवर्ब, और मुझे स्लीपिंग हाउ कैसे सोना है, पीसफुली सोना। तो पीसफुली अपने आप में वहां एडवर्ब होगा मेरे भाई, इसका दिमाग में रखिएगा। यहां पर एरर बनाया जा सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन उसने नहीं बनाया, तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट 34, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन। कंपैरेटिवली भी आ गया और बेटर देन भी आ गया। तो आपको नहीं लग रहा है यार, अगर मैं यहां पर बेटर देन लगा चुका हूं, जो ऑलरेडी कंपैरिजन को शो करेगा, उससे पहले कंपैरेटिवली लगा देना, आपको नहीं लग रहा छोटे सुपरफ्लुअस होगा? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, इस बार नौकरी जरूर लगाना, है कि नहीं? क्या होगा? हमने बोला कंपैरेटिवली बेटर देन, तो गलत हो गया। अगर मैं कंपैरेटिवली बेटर देन कर दूंगा तो गलत है, तो मुझे करना होगा बेटर देन। कंपैरेटिवली क्यों लगा रहे हो, सुपरफ्लुअस होगा। इक्वली, ही इज इक्वली एज रिच एज शी। अरे भाई एज रिच एज ऑटोमेटिकली दोनों को इक्वल दिखाएगा, सो इक्वली एज रिच एज बोलना गलत होगा, इक्वली वहां सुपरफ्लुअस बनेगा। बात समझ आती बेटा, नहीं आती? तो इन बातों का भी ध्यान रखना है, ये सुपरफ्लुअस से रिलेटेड चीजें भी एग्जामिनर देता है। तो हमारे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 34 में एक एरर ये निकल के आया, सर कंपैरेटिवली बेटर देन गलत। इसलिए बोलते हैं ना, दिस वन इज कंपैरेटिवली बेटर, दिस वन इज कंपैरेटिवली गुड। आप ऐसे भी बोल सकते हो, कंपैरेटिवली बेटर क्यों बोल, समझ में आई? है ना? बहुत ही बढ़िया सर। आइए क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म, अदर्स और मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। मोस्ट अदर या अदर्स, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, जरा यहां पर प्रकाश और रोशनी दोनों को डालना चाहूंगा। जरा ध्यान दो प्रकाश भाई और रोशनी बहन। देखो होता क्या है कि एक होता है हमारे पास अदर, जो कि अपने आप में मेरे भाइयों डेटरमिनर होता है, और इसके बाद आने वाला प्लूरल नाउन होता है ना। अदर बॉयज, अदर गर्ल्स, अदर चेयर्स, अदर टीचर्स। और अदर्स जो होता है मेरे भाई, वो अपने आप में होता है प्रोनाउन। जैसे अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दूसरे हमें नहीं समझ सकते, ठीक है ना। या मैं बोल दूं अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दूसरे लोग, ठीक है, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। तो फर्क है अदर पीपल या अदर्स। तो अदर्स जो होता है वो एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है, अदर एज अ डिटरमिनर यूज किया जाता है, इसलिए इसके बाद जरूर आपको नाउन दिखाई देगा। लेकिन यहां पर भाई साहब ने कुछ उल्टू पुल्टू काम कर दिया। जब आप मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो नब नाउन आ ही गया है मेरे भाई, तो अदर्स की बजाय यहां पर आएगा अदर। तो ऐसा कुछ करे तो
उसकी उंगलियां नहीं, काटते हैं उसका गला। माहिस्मती। क्वेश्चन नंबर 36। हमने बोला भैया लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल। अब मैंने आपको बताया था प्रेफर अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जो सिलेक्शन की बात करती है, अभी अभी ऊपर समझाया था बस आधे पौने घंटे पहले। और मैंने आपको बोला मेरे भाई कि प्रेफर अपने आप में कंपैरिजन नहीं करता, तो प्रेफरेबल बना है प्रेफर वर्ब से एडजेक्टिव। सो मोर प्रेफरेबल, मोस्ट प्रेफरेबल कहना गलत होगा। ठीक है, तो काट दो इसका भी गला। तो भैया ये मोर प्रेफरेबल नहीं, सिर्फ प्रेफरेबल उसके साथ आता है टू। बिल्कुल सही हुआ बाजी। उसके साथ ये चिरिंड कहो आप, बीइंग आया, कहीं ना कहीं लिंकिंग वर्ब से बना हुआ है। उसके बाद एडजेक्टिव आया, बाकी की कहानियां आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास यहां पर जो मोर प्रेफरेबल है, मोर गलत हो। पार्ट नंबर बी में एरर हुआ, नन्ना मुन्ना से एरर है। छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, जिनको चड्डी पहनना नहीं आता वो भी ऐसे एरर को कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं तेरे भाई ने आग लगा दी पेपर में, भाई साला कोचिंग ही नहीं की तब भी तेरे भाई के 70% मार्क्स आ गए। सोच कोचिंग करेगा तो क्या उखाड़ देगा। अबे भाई कोचिंग करेगा तो उखाड़ देगा, छोटे कोचिंग कर ले बेटा, पढ़ ले, जहां से भी पढ़ना पढ़ ले, लेकिन इस घमंड में मत छोड़ो। बहुत सारे बच्चे मैंने इंग्लिश में देखे हैं, मेरे बच्चे जो खुद से इंग्लिश की करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, पढ़िए, खुद से इंग्लिश को करने की कोशिश कीजिए। आप 70% मार्क्स इंग्लिश में ले आएंगे, लेकिन सिलेक्शन थोड़ा ना होना है बाबू। सो बहुत सारे बच्चे इसी ईगो की वजह से सिलेक्शन से रुक जाते हैं। इसी ईगो के चक्कर से खुद कर लेंगे, प्रीलिम्स में खुद इंग्लिश कर लेंगे, मेंस से पहले फिर आग लगाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा बेटर है, बेटर आप शुरू से ही सेफ रहें, ठीक है, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, और शुरू से ही अपना पढ़ लो टॉपिक को अच्छे से। सो हम कोचिंग का मतलब ये स्कूल वाली चीज नहीं है बेटा। इंग्लिश की कोचिंग का मतलब होता है वो चीजें आप भी पढ़कर पता लगा सकते हैं, लेकिन जहां आपको पढ़कर पता लगाने में ज्यादा समय लगता, टीचर उसी बात को, जहां पर आप सपोज करो 2 घंटे में उस बात को सीखते, 3 घंटे में उस बात को सीखते, टीचर बड़े लिमिटेड से समय में डायरेक्ट आपको वो बात बता देगा। कोचिंग का, इंग्लिश की कोचिंग का मतलब ये होता है। इंग्लिश की कोचिंग का मतलब क्या है, आता आपको भी है, आप भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ आपको नया बता दिया, इन बातों को आप भी जान सकते थे, आप भी कर सकते थे, किताबें पढ़ के, किताबें पढ़ के। अब किताबें पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, या मैं तो कहूंगा किताब पढ़ने का भी समय नहीं। इसलिए कोचिंग का मतलब तरीके से एक शॉर्टकट होता है कि पका पकाया चीजें मिल गई, पकी पकाई पढ़ी, प्रैक्टिस की, पेपर दिया, पास हुआ, नौकरी लगे, काम धंधे पे ध्यान देना स्टार्ट किया। ये नहीं कि तेरे भाई ने यूट्यूब से एक टॉपिक यहां से देखा, एक यहां से देखा, एक यहां से देखा, एक यहां से देखा, यहां से देखा, और ऐसा कर करके उसने सारे टॉपिक को अरेंज करके पढ़ा, फिर पेपर वेपर देने गया, सेट हुआ, नंबर वंबर आए, पास वास भी हो गया। बट क्या पता उसकी और बेहतर रैंक आ सकती थी, क्या पता जितना समय वहां लगा उसे लिमिटेड टाइम में करके आगे अदर सब्जेक्ट्स पे वो ध्यान दे सकता था। तो ये चीजें आपके लिए आ जाती, ठीक है ना। तो जिस लेवल पे आप हैं, जिस एज में आप हैं, वहां कोचिंग का मतलब क्या है, एक शॉर्टकट। ऐसा नहीं है बाबू कि आप खुद से चीजों को नहीं कर सकते, आप खुद से कर सकते हैं, आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य है समय की बचत, सही ना। चल क्वेश्चन नंबर 38 को देखेगा। तो शी हैड 37, हाँ ये तो कर ही लिया हमने। अरे नहीं सॉरी, अभी क्या कहता, अरे हाँ ये क्या था, तो ये मोर गलत हो गया। 37 देखो, कहता है शी हैड नो अदर हॉबी देन ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। अब देखो मैंने बोला शी हैड नो अदर हॉबी देन द हॉबी ऑफ, अभी अभी ऊपर आया था ना क्वेश्चन, तो मैंने यहां से दैट गायब करके इसे एरर बना दिया। देख रहे हो चालाकी, यहां से दैट गायब करके। क्यों दैट लगाना है सर, शी हैड नो अदर हॉबी देन द हॉबी ऑफ वेयरिंग, और द हॉबी की जगह आप क्या प्रोनाउन लगा दोगे, दैट। तो आप क्या बोलोगे, शी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। तो यहां पर दैट की गलती हुई, बी पार्ट में एरर, ठीक है। चलो जी 38, ही कैन मेक मच प्रॉफिट। अच्छा जी, कहता अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है वो। पहला अच्छा, किससे कमाएगा अच्छा खासा प्रॉफिट, देखो बेटा मच प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगा, इवन ऑफ लिटिल मनी ही हैज लेफ्ट, उस पैसे से, जो पैसा उसके पास बचा है, उस पैसे से, मतलब कौन सा पैसा, उस पैसे से। लेकिन लिटिल तो नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, ना के बराबर। यार यहां ना कोई नेगेटिव सेंस है क्या इस सेंटेंस में, नहीं है गुरुजी, तो ये तो गलत होगा, ये सेंटेंस तो नॉनसेंस हो गया बेटा। ही कैन मेक मच प्रॉफिट, वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है, इवन ऑफ लिटिल मनी ही हैज लेफ्ट,
उस ना के बराबर पैसे से जो उसके पास बचा, अरे उस पैसे से जो उसके पास बचा, ना के बराबर पैसा। बेटा यहां लिटिल नहीं, द लिटिल मनी कह दो, द लिटिल मनी कह दो, या लिटिल कह दो। द लिटिल में इसलिए कह रहा हूं, ही हैज लेफ्ट आगे उस मनी को एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं। अच्छा, आप यहां पर अगर समझें तो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इवन ऑफ द लिटिल मनी दैट ही हैज लेफ्ट, जो उसके पास बचा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो आप स्किप कर सकते हैं, जिसे हम जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये भी चीजें हैं, वो बच्चे जिन्होंने डीपली प्रोनाउन पढ़ा है इन बातों को जानेंगे, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, इतने में भी अगर आप पेपर में समझे तो यहां लिटिल की सेंस नहीं है ना। अगर मैं बोल दूं आई बॉट लिटिल मिल्क फॉर द चाइल्ड, उस बच्चे के लिए मैंने ना के बराबर दूध खरीदा था। आई बॉट अ लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध खरीदा था बच्चे। तो जब कहीं कोई नेगेटिविटी की सेंस ही नहीं है तो मुझे यहां ना के बराबर नहीं बोलना चाहिए, आ लिटिल या दा लिटिल का प्रयोग करूंगा ना पाजी यहां पर। तो ये लिटिल जो है ये गलत हुआ। ही कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ द लिटिल मनी ही हैज लेफ्ट, या इवन ऑफ अ लिटिल मनी। मैं वहां पर कहीं ना कहीं लगा सकता हूं, लेकिन भैया लिटिल तो कतई नहीं है, ठीक है। लिटिल तो कतई नहीं आएगा, यहां पर कोई सेंस नहीं। चलिए 39 को समझने की कोशिश करते हैं। 39 में कहता है एमएस धोनी स्कोर्ड लेस रन्स, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, और आगे कहते हैं इन दिस सीरीज देन आ रहे हैं, तो भैया लेस नहीं फ्यूअर होगा, क्योंकि सर तभी बात बनेगी। लेस तो अनकाउंटेबल के लिए आएगा और रन्स अपने आप में काउंटेबल। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को समझते हैं। कहता है एट प्रेजेंट इंडियाज फील्डिंग इज सुपीरियर देन पाकिस्तान। अब यहां पर भी सीखने की कोशिश है। यहां पर दो गलतियां एग्जामिनर दे सकते हैं। सबसे पहली जो आपको नजर आ रही होगी, आप सबको यह पता चल गया होगा कि भैया यहां पर एट प्रेजेंट इंडियाज फील्डिंग इज सुपीरियर। मैंने कहा था ना, ये एक ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जो कंपैरिजन करती नहीं है, सिंपल एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे सीनियर जूनियर, ठीक है ना, वो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई ही इज सीनियर देन शी, अब देखो इसमें क्या गलती है भैया। अगर सीनियर देन शी है तो ऐसा लग रहा है ही भी सीनियर, शी भी सीनियर, ही ज्यादा सीनियर। क्या मखौल है। अगर ही सीनियर, अगर ही शी का सीनियर हो गया तो शी ही की क्या हो गई, जूनियर। तो सीनियर का सीनियर होने पर और जूनियर का जूनियर होने पर क्या कंपैरिजन करोगे। मैं तो सिंपल बोलूंगा ही जो है वो सीनियर है, ही जो है सीनियर है, तो ही सीनियर टू हर। टू प्रेपोजिशन हुई, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ही सीनियर टू हर, ही सीनियर टू हर, ही इज सीनियर टू हर। तो ही जो है हर का सीनियर है, तो हर क्या है, जूनियर है। तो इसलिए भैया मेरे इसके साथ देन थोड़ी ना आएगा। बस बच्चा इसको भी रट रहा होता है, ऐसे एडजेक्टिव जो आई ओ आर पे खत्म हो तो उनके साथ देन का नहीं टू का प्रयोग करे, हाई। अरे हाई नहीं करना भैया। चीजों को जानो, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो हमने बोला कंपैरिजन नहीं हो सकता सर। तो उसी तरीके से मेरे भाई जब हम ये कर रहे हैं यहां पर, अगर हम करने लग रहे हैं सुपीरियर, तो भैया हमारे पास ये हुआ अगर इंडिया की फील्डिंग सुपीरियर है तो पाकिस्तान की इंफीरियर है। सिंपल हुआ ये है। दूसरी बात, अगर मैं बात कर रहा हूं इंडिया की या इंडिया की फील्डिंग की, इंडिया की फील्डिंग की, तो अगर मैं पाकिस्तान से अपोस्ट्रोफी एस हटा दूं, ऐसे दे दूं, तो भैया ये एरर हो जाएगा। अगर पेपर देते एट प्रेजेंट इंडियाज फील्डिंग इज सुपीरियर टू पाकिस्तान, सुपीरियर टू पाकिस्तान, तो आप इसको दो तरीके से ठीक करोगे, सुपीरियर टू पाकिस्तान या सुपीरियर टू द फील्डिंग ऑफ पाकिस्तान, द फील्डिंग ऑफ पाकिस्तान, यानी कि दैट ऑफ पाकिस्तान, द फील्डिंग ऑफ पाकिस्तान, दैट ऑफ पाकिस्तान। तो दैट ऑफ पाकिस्तान मत कर देना, फिर एरर होगा। तो एक एरर ये भी दे सकता है, तो या तो दैट ऑफ पाकिस्तान लिख लो या पाकिस्तान पर अपोस्ट्रोफे एस लगा दो मेरे भाई, तो ये चीज यहां पर बनेगा। सही है ना। इन चीज का आपने ध्यान रखना है। इसमें भी दो टाइप से सेम क्वेश्चन को एग्जामिनर, दो टाइप से सेम क्वेश्चन को एग्जामिनर दे सकता है। क्वेश्चन सेम है, तरीके से दो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं मेरे भाई। द टू फर्स्ट चैप्टर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतने से ही गलती समझ आ गई होगी। मैंने आपको यह कहा था कि जब कभी आप यूज करते हैं
कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर को दोनों को एक साथ। सो द प्लस आप पहले ऑर्डिनल नंबर लगाइए, फिर आप कार्डिनल नंबर लगाइए, फिर आप नाउन लिखिए, है कि नहीं भैया? ऐसे करेंगे ना। हाँ, तो भैया पहले दो चैप्टर है, तो चैप्टर्स हैं कितने? दो, तो ये दो इसको क्वालिफाई करेगा ना, तो पहले टू लिखो। टू चैप्टर्स कौन से? पहले दो, द फर्स्ट टू चैप्टर्स, द फर्स्ट टू चैप्टर्स। टू चैप्टर्स कौन से? पहले दो, तो पहले टू चैप्टर्स बोलो ना पूरा। टू प्लूरल है तो चैप्टर आएगा कि चैप्टर्स आएगा? चैप्टर्स। अगर चैप्टर होता तो एरर होता। सो द फर्स्ट टू चैप्टर्स हैव बीन फिनिश्ड। आगे क्या है? while the last three chapters have to be finished। अभी वो फिनिश करने हैं, ये वो कर चुके हैं। तो अब क्या लिखा है? while the last three chapters। अब ये तो सही हो गया। थ्री चैप्टर्स कौन से? द लास्ट थ्री चैप्टर्स, तो ये सही हो गया मेरे भाई, वहां पर वो गलत, तो ये सही। चलिए, ये चीज भी आपको कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर की बता रखी। भाइयों बहनों, अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। When I entered the classroom, जब मैंने क्लासरूम में एंटर किया, I found, मैंने पाया, that only a little students। ओए 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 भैया देखो, only a little या only a few students? only a few होगा। क्यों होगा only a few? क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, उसके लिए only a few कंपाउंड यूज होगा, only a few। मैंने क्लास में जो है एंट्री की, only a few students were present in the class। तो क्लास में केवल कुछ ही स्टूडेंट्स मेरे भाई वो अपने आप में हम कह सकते हैं प्रेजेंट थे। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स। बातचीत समझ आती है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहता है इन दैट सिटी द मोस्ट टीचर्स। भैया एक बात बताऊं, इन दैट सिटी, उस शहर में, द मोस्ट टीचर्स या मोस्ट ऑफ द टीचर्स, बात को समझना मेरे भाई, बात को बहुत अच्छे से समझना। जब आप सभी पर लागू होने वाली बात करेंगे, सभी पर लागू होने वाली बात करेंगे, तो आप मोस्ट को एज ए डिटरमिनर यूज करेंगे और उसके बाद आप प्लूरल नाउन लगाएंगे। बस आप ऐसा नहीं करेंगे बच्चा कि द मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट द स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं। सिंपल 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 सिंपल, आप प्लूरल नाउन लगाइए और प्लूरल नाउन से पहले मोस्ट एज ए डिटरमिनर यूज कीजिए, और यह बात करेगा सभी पर लागू होने वाली बात। अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप में से ज्यादातर की बात कर रहे हैं, हो गया ना, पर्टिकुलर ग्रुप में से, तो आप मोस्ट ऑफ को यूज करते हैं। यहां जैसे एज ए डिटरमिनर, यहां एज ए प्रोनाउन यूज होता है। मोस्ट ऑफ यहां आएगा, पर्टिकुलर ग्रुप है तो आर्टिकल द, और फिर प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा प्लूरल नाउन। सो मेरे भाइयों, ये बन जाएगा मोस्ट ऑफ द टीचर्स। तो मोस्ट टीचर्स, ज्यादातर टीचर्स, तो ये सभी टीचर्स पर ज्यादातर पर लागू होने वाली बात है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, उन टीचर्स में से ज्यादातर, ये पर्टिकुलर ग्रुप है, पर्टिकुलर एरिया के टीचर्स की बात हो रही, उनमें से, तो ये लिमिटेड सेंस रखता है, इनमें से ज्यादातर, और ये ज्यादातर मतलब सभी पर लागू होने वाली बात करता है। तो ऐसे में मोस्ट यहां एज अ प्रोनाउन आप कह सकते यूज हो रहा है, तो आप यहां पर भी द मोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रोनाउन के लिए द नहीं आता, सिंपल बोलोगे मोस्ट ऑफ द। तो इस तरीके से ये दो ग्रुप बनते हैं। अब भाई ने क्या किया? भाई ने पूरा का पूरा नाश कर दिया। मोस्ट, तो बच्चे ने बोला सर दा काट दो, मोस्ट टीचर्स कर दो। बेटा और भी गलती है क्या? यहां मुझे करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। पता है क्यों? क्योंकि ये इस सिटी की बात कर रहा है। इन दैट सिटी मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैव टू टीच एट 2 schools in order to earn enough। मेरे बच्चे, आज भी गांव में ऐसा है, और ये दुर्भाग्य कहूंगा हमारे देश का, जहां पर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर टीचर्स की जो अर्निंग है वो इतनी ज्यादा कम है कि एक टीचर को एक नहीं 2-2 स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, शाम को कोचिंग करनी पड़ रही है, तब जाके गुजारे लायक पैसा बन पाता है। क्योंकि ये हमारी फितरत रही है, हम क्या करते हैं, अपने ऐश्वर्याम पर, अपने शौक पर पैसा फूक सकते हैं, लेकिन जब बच्चे की कोचिंग लगाने टीचर के पास जाते हैं, कोचिंग वाले टीचर के पास, तो उसे कहते हैं कुछ पैसे कम नहीं कर लोगे बेटा, हम तो तेरे जानकार हैं, हम तो तेरे पड़ोसी हैं। क्योंकि अक्सर गांव का बच्चा ही गांव में होम ट्यूशन पढ़ा रहा होता है, कोचिंग सेंटर अपना छोटा सा खोल के बैठा होता है।
तो उसको ये कहा जाता है कि ऐसा कौन सा उतना बड़ा कोचिंग सेंटर खोल लिया है, 100 रुपए बहुत है महीने के, ले ले, ऐसा कौन सा सेंटर खोल के बैठा हुआ है। तो अक्सर अपने ही अपनों को लूटते नजर आते हैं और उस टीचर को 100 रुपए देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद जब वो छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बाइक वाइक चलाने के लायक या साइकिल चलाने के लायक होता है, तो वो बच्चा फिर उस गांव के टीचर से नहीं पढ़ता है, वो साइकिल या मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह लेकर जाता है और गांव के दूसरे फला फला टीचर के पास वही बच्चा जिसके मां बाप ये कह रहे थे हम तो बस 100 रुपए ही दे पाएंगे फीस, उसको जाकर वो 1000 रुपए देकर पढ़ रहा होता है। क्योंकि अपनी मुर्गी दाल बराबर, अपने की कदर थोड़ी ना है वहां। उससे तो 100 का और 50 है, और हो सकता है उसके 100 रुपए में भी 6 महीने की फीस बनी होगी, 4 महीने की दी होगी, और वहां जाके वो बच्चा 1000 रुपए अपना तेल फूक के जा रहा है, समय फूक के जा रहा है, उसको 1000 रुपए दे के आ जाए। ये हर एक गांव की कहानी है कि उस छोटे गांव में ना पढ़कर शहर में या जो मेन फेमस होगा ना वहां जाकर फूक देगा 1000 रुपए, लेकिन उस बच्चे का जो मेहनत कर रहा है ना उसी गांव का बच्चा, उसको 100 रुपए नहीं दिए जाएंगे। ये कड़वा सच है छोटे। तो वो जो बच्चा उस गांव में पढ़ा रहा है ना, अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट अगर किसी भी गांव में पढ़ा रहा है तो बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहो, आप आराम से पढ़ाते रहो, मेहनत करते रहो, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, कलाकारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर अपना तू भी जाके शहर में बैठ जाएगी, फिर तेरे गांव का लौंडा ही तेरे पास आके पढ़ रहा होगा, तेरी मनचाही फीस दे रहा होगा। उस दिन उसको समझ आएगी ये वही बंदा है, ये वही मेहनती टीचर है जिसकी हमने कदर तक नहीं की। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो हमने यहां पर बोला कि यहां पर हमें मोस्ट ऑफ द टीचर्स करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, वो चीजें ठीक है यहां पर ज्यादा बेहतर आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। क्वेश्चन नंबर 44, इट इज डिफिकल्ट टू जज, ये जज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। विच इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, विच इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, बताओ। ये तो ठीक लग रहा है? बताओ बताओ, ये तो ठीक लग रहा है ना? ये तो ठीक लग रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज, ठीक है, द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, है ना? क्यों? क्योंकि यहां ऑफ है मेरे भाई, और ऑफ एक सिलेक्शन की बात करती है प्रेपोजिशन में से, और जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं भाइयों बहनों तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बनता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर आपकी बनती हुई नजर आएगी, तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ अपने आप में सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से मुलाकात करते हैं। मोहन एंड संजू आर एक्सीलेंट प्लेयर्स बट द फॉर्मर इज बेस्ट देन, गलत होगा भैया, कंपैरिजन है तो बेस्ट देन नहीं, बेटर देन मेरे भाई होना चाहिए। बातचीत समझ आती? जितने हैं इसके, अरे अभी तो बचे हुए, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है 45 होना, चलो 50 तक करते हैं फिर करेंगे। 46, मोना इज वाइजर देन क्लेवर, अच्छा कॉन्सेप्ट, रिवाइज कराना ही पड़ेगा। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 46 से अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 से आगे बातचीत करेंगे। तो आज के लिए भाइयों बहनों इतना ही, अब अगले सेशन में मुलाकात करेंगे 46 की कहानी को। तो एडजेक्टिव का एक सेशन और लगेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, तब जाके एडजेक्टिव खत्म होगा। तो एक सेशन हमें इसे और देना चाहिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और मैंने कहा एग्जाम में एरर आपको इससे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो यहां से रुकेंगे, अभी बाकी बचे हुए क्वेश्चन और फिर प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमें अभी इसके करने हैं। तो एक सेशन और लगेगा भैया, एक सेशन और लगेगा, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, चलिए मुलाकात अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 46 से करेंगे। इसकी शीट नहीं मिली, एक तो भैया एक भाई, ये भाई बेटा इसकी शीट आपको अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, इसकी सीट आपको अपने आप मिल जाएगी, आप जाइए चेक कर लीजिए। ठीक है, सीट आपके उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे चीजों को देखते हुए परखते हुए। इनको भी मिटा देते हैं, हटा देते हैं। सही है, अब तो कोई डाउट नहीं, सही है। चलो अब थोड़ा आराम कीजिए, मस्ती कीजिए, रिविजन कीजिए, और कल मुलाकात करते हैं। फिर कल खत्म करेंगे भाई इसकी प्रैक्टिस।
वीओडी से भी प्रैक्टिस कर, हाँ वीओडी से कर बेटे, कोर्स खत्म कर लो, चाहे वीओडी से कर लो चाहे लाइव कर लो पाजी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू, कल मिलते हैं, कल आगे करेंगे और इसको रिवाइज करके आना, ठीक है ना। डर है, बाय बाय।